बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे जिनको हम जीन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला डिसऑर्डर है उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। बेसिकली सिस्टिक फाइब्रोसिस is the combination of two words. The first word is cystic and the second word is fibrosis. देखिए स्टूडेंट, जो वर्ड सिस्टिक है ये सिस्ट से है। एंड व्हाट इज सिस्ट? सिस्ट हम कहते हैं किसी भी मेम्ब्रेनस सैक को, यानी मेम्ब्रेन का बना हुआ सैक किसी ऑर्गन के अंदर जिसमें क्या मौजूद हो, जिसके अंदर फ्लूइड, एयर या कोई और सब्सटेंस हो सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे सैक को हम कहते हैं जी सिस्ट। और अगर किसी ऑर्गन के अंदर सिस्ट मौजूद होती है तो उस ऑर्गन के लिए आप सिस्टिक का वर्ड यूज करते हैं कि वो ऑर्गन जो है वो सिस्टिक है, यानी उसमें सिस्ट जो है वो प्रेजेंट है। अच्छा, इसी तरह से जो सेकंड वर्ड है फाइब्रोसिस, तो फाइब्रोसिस में एक फाइबर वर्ड है और सेकंड वन इज ऑसिस। तो ये फाइब्रोसिस जो वर्ड है, ऑसिस जो है, इसके मीनिंग होते हैं आपके पास कंडीशन, और फाइबर के मीनिंग है जी फाइबर। तो इसका मतलब ये है कि जी कंडीशन ऑफ हैविंग फाइबर्स, यानी अगर किसी ऑर्गन के अंदर फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, फाइबर अकमुलेट हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को आप फाइब्रोसिस कह सकते हैं। तो फाइब्रोसिस की कंडीशन में होता क्या है? फाइब्रोसिस की कंडीशन में जो नॉर्मल टिश्यूज हैं किसी भी ऑर्गन की, वो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि वहां पे जो टिश्यू पहले से मौजूद थी उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, यानी टिश्यू रीमॉडलिंग का प्रोसेस हो जाएगा और वहां पे उन फाइबर्स की अकमुलेशन से परमानेंट स्कार टिश्यूज जो है वो डेवलप हो जाएंगी, परमानेंट स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं फाइब्रोसिस। अब स्टूडेंट, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसऑर्डर जो है ये बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो काज है दैट इज जेनेटिक, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल पर्सन जो है, नॉर्मल पर्सन के अंदर ये कुछ जीन है जिनको हम कहते हैं CFTR। अच्छा स्टूडेंट, CFTR बेसिकली दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटरी जीन। क्या काम है इन जीन का? ये जो जीन है ये असल में कुछ प्रोटीन कैरियर्स बनाती हैं जिनको हम कहते हैं जी CFTR प्रोटीन कैरियर्स। अच्छा स्टूडेंट, ये जो CFTR प्रोटीन कैरियर्स हैं ये मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं जी? इनका फंक्शन ये है कि ये कंडक्टेंस ऑफ आयंस, यानी आयंस को कंडक्ट कर रहे होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और इसमें स्पेशली क्लोराइड आयन जो है उसकी कंडक्टेंस में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब होता यह है कि जब ये आयन कंडक्ट होते हैं तो आयन के कंडक्ट होने से, फॉर एग्जांपल देखिए मेम्ब्रेन की उस साइड पे अगर कोई फ्लूइड वगैरह मौजूद होता है और वहां पे आयन भी एंटर हो जाते हैं, तो फ्लूइड की प्रेजेंस और प्लस आयन की प्रेजेंस, उससे क्या होगा? वो जो फ्लूइड है उन आयन की प्रेजेंस की वजह से उस फ्लूइड में वाटर की एंट्री भी हो जाएगी ऑस्मोसिस के जरिए, क्योंकि जाहिर है वहां जो कंसंट्रेशन है आयन की वो ज्यादा हो जाएगी। तो जो वाटर है वो दूसरी साइड से मूव करके और उस फ्लूइड वाली साइड पे आना शुरू हो जाएगा, और जब वाटर वहां उस फ्लूइड वाली साइड पे आएगा तो फ्लूइड डाइल्यूट हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर कोई म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसके में म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता है, और म्यूकस वाली साइड पे अगर आयन आ जाते हैं तो आयन म्यूकस वाली साइड पे अगर आएंगे तो म्यूकस में भी वाटर की एंट्री हो जाएगी, और अगर म्यूकस में वाटर की एंट्री होगी तो उससे जो म्यूकस है वो क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, यानी थिनिंग ऑफ म्यूकस। तो ये जो थिनिंग ऑफ म्यूकस है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इनको हम इंशाल्लाह जो है ना वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो सिस्टिक फाइब्रोटिक पेशेंट हो तो उसमें क्या कंडीशन होती है। तो देखिए स्टूडेंट, सिस्टिक फाइब्रोटिक पेशेंट के अंदर ये जो जीन है जो मैंने पहले जिनके बारे में बताया है CFTR, तो ये जो CFTR जीन है ये प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी इनमें से एक जीन भी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर एक जीन भी प्रेजेंट होता है तो देन नॉर्मल कंडीशन होती है, लेकिन अगर कोई एक जीन भी प्रेजेंट ना हो तो देन नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी बल्कि सिस्टिक फाइब्रोटिक कंडीशन होगी। तो ये जो सिस्टिक फाइब्रोटिक कंडीशन है
इस केस में क्या होता है, इसमें देखिए स्टूडेंट, जब ये CFTR जीन प्रेजेंट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है CFTR प्रोटीन कैरियर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। और अगर CFTR प्रोटीन कैरियर्स प्रोड्यूस नहीं होते तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो कंडक्टेंस ऑफ आयन। और अगर आयन कंडक्ट नहीं होते तो म्यूकस थिन नहीं होगा, बल्कि म्यूकस के अंदर थिकनेस आ जाएगी। तो आप देखें स्टूडेंट, अगर म्यूकस में थिकनेस आ जाती है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी क्या सिम्टम जो है वो अपीयर होंगी इन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको ये डिसऑर्डर जो है वो मोस्टली अफेक्ट करता है, यानी इसके जो टारगेटेड ऑर्गन है वो कौन से हैं। तो टारगेटेड ऑर्गन में देखिए स्टूडेंट, वैसे तो ये पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ ऑर्गन जो है जिनके ऊपर ज्यादा अफेक्ट करता है, जैसे लंग्स है, लिवर है, किडनीज, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, इसी तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और होता ही है स्टूडेंट के जो लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर तमाम ऑर्गन से ज्यादा इसका अफेक्ट होता है। तो अभी हम जरा ये देखेंगे कि किस तरह से जो है ना ये लंग्स को और बाकी ऑर्गन को जो है वो अफेक्ट करता है यह डिसऑर्डर, जिसको हम कहते हैं जी सिस्टिक फाइब्रोसिस। स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सिम्टम्स ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें जो सबसे पहली सिम्टम है सिस्ट फॉर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट, सिस्ट फॉर्मेशन क्यों होती है? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि फ्लूइड थिकनेस हो जाती है इन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये पेंक्रियाज है और पेंक्रियाज में ये एक सिस्ट बनी हुई है। और ये सिस्ट क्यों बनी हुई है? क्योंकि जो फ्लूइड थिक हो गया, उस फ्लूइड की अब मूवमेंट नहीं होगी और वो फ्लूइड डिफरेंट सेल्स के अंदर कमुलेट हो जाएगा। और जब वो फ्लूइड सेल्स में कमुलेट हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं जी सिस्ट फॉर्मेशन। अच्छा, इसी तरह से बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में। अच्छा स्टूडेंट, ये बैक्टीरियल इंफेक्शन जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जरा देखें, ये फॉर एग्जांपल आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, लंग्स की मेम्ब्रेन ले लें या रेस्पिरेटरी पैसेज में से कोई भी मेम्ब्रेन ले लें, और आपको पता है उस मेम्ब्रेन के ऊपर सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं और सीलिया के बाहर वाली साइड पे फ्लूइड मौजूद होता है, म्यूकस मौजूद होता है। अच्छा, ये म्यूकस जो है जब बैक्टीरिया वगैरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर होते हैं तो उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को ट्रैप कर लिया जाता है म्यूकस के अंदर। और ये जो म्यूकस है ये म्यूकस जो है ये हेल्प कर रहा है इन बैक्टीरिया को यहां से रिमूव करने में। अब होता ही है कि सीलिया बीट करते हैं और जब ये सीलिया बीट करते हैं तो म्यूकस को बाहर वाली साइड पे निकालते हैं और जब ये म्यूकस बाहर निकलेगा तो उसके साथ ही बैक्टीरिया भी यहां से रिमूव हो जाएंगे। अब होता ये स्टूडेंट के ये जो म्यूकस है इसके लिए जरूरी है कि ये म्यूकस थिन हो। अब वो म्यूकस थिन कैसे होता है? वो ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर क्लोराइड आयन यहां पे जब लेकर आते हैं तो साथ आपको मैंने बताया है कि जब क्लोराइड आयन यहां आएंगे तो वाटर भी मूव करके इधर आएगा और जब वाटर मूव करके इधर आता है तो ये जो फ्लूइड है या म्यूकस है वो थिन हो जाता है। तो स्टूडेंट, जब ये फ्लूइड या म्यूकस थिन हो जाएगा तो ये जो थिन म्यूकस है यहां से इजीली रिमूव हो जाता है और उसी के साथ ही बैक्टीरिया भी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर ये म्यूकस थिक हो जाएगा तो म्यूकस थिकनेस की वजह से बैक्टीरिया वहां मौजूद रहेंगे, इनको रिमूव करना वहां से पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और इवन लंग्स के अंदर नमोनिया तक की जो कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो सकती है। अच्छा, इसी तरह से पुअर ग्रोथ और वेट लॉस। देखिए स्टूडेंट्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी को अफेक्ट करता ही है और सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि जो डक्ट डाइजेस्टिव एंजाइम को लेकर आ रही हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी थिक फ्लूइड होने की वजह से, थिक म्यूकस होने की वजह से, और उससे फिर किसी पर्सन की जो ग्रोथ है वो पुअर हो जाएगी, उसका वेट जो है वो लॉस हो सकता है। इसी तरह से अगर आप पेंक्रियास का केस ले लें तो जो पेंक्रियाटिक जूस है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा, इंसुलिन वो आपके ब्लड के अंदर नहीं आ पाएगी और उससे होता यह है कि जी ग्रोथ पुअर हो जाएगी और वेट
लॉस होना शुरू हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट, इसमें क्योंकि आपकी जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही, और अगर न्यूट्रिशन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही तो उससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह से मेल इनफर्टिलिटी। अब मेल इनफर्टिलिटी की कंडीशन जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से क्यों प्रोड्यूस होती है? देखिए स्टूडेंट, जो मेल डक्ट्स हैं जो कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जैसे वेस डेफरेंस। अब वेस डेफरेंस के अंदर जब ये फ्लूइड थिक हो जाएगा तो होता यह है कि उस पर्सन के अंदर ये फ्लूइड थिक होने की वजह से कॉन्जेनिटल एब्सेंस आ जाती है वेस डेफरेंस की, क्योंकि जब ये फ्लूइड थिक होगा और मूव नहीं कर सकेगा तो उसकी जो वेस डेफरेंस है वो डेवलप भी नहीं होती, और अगर वेस डेफरेंस डेवलप नहीं होगी तो मेल के अंदर इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस हो जाएगी सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से। अच्छा, इसी तरह से लिवर डिजीजेस, क्योंकि लिवर या जो गाल ब्लैडर है उसकी जो डक्ट वगैरह है वो क्या हो जाएंगी, वो ब्लॉक हो जाएंगी, और उनके ब्लॉक होने की वजह से लिवर डिजीजेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। और इसी तरह से नेजल पोलिप है। अब नेजल कैविटी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से नोज के अंदर नेजल पोलिप्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये तमाम सिम्टम जो हैं वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में अपीयर होती हैं। अब होता ये स्टूडेंट के जिस जगह के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये देख लें, अगर इन टिश्यूज के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो यहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन होने के बाद ये जो इन्फेक्टेड टिश्यूज है इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा फाइब्रस टिश्यूज से। तो जब इनको रिप्लेस कर दिया जाता है फाइब्रस टिश्यूज से या कनेक्टिव टिश्यू से, तो देन फाइब्रोसिस की जो कंडीशन है वो इस जगह के ऊपर क्या हो जाती है जी, प्रोड्यूस हो जाती है। अब अगर हम किसी पर्सन के अंदर हमें ये सिम्टम्स मिल रही हैं और हम डायग्नोज करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम उसको है या नहीं है, तो हम इसकी डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं? तो इसकी डायग्नोसिस के लिए एक तो टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं जी स्वेट टेस्ट। आप उसके स्वेट का टेस्ट करें और स्वेट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि उसके स्वेट के अंदर इंक्रीज अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो आपको मिलेंगे। और दूसरा जो टेस्ट इसमें किया जाता है वो जेनेटिक टेस्ट है, और जेनेटिक टेस्ट में आप उसका ब्लड या स्लाइवा लेके और उन जीन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के जीन्स हैं। अब स्टूडेंट, इस सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट कैसे किया जाता है? तो इसका जो ट्रीटमेंट है ड्रग्स के जरिए भी किया जाता है, लेकिन ड्रग्स के जरिए इसकी जो सिम्टम्स होती हैं जस्ट उनको मैनेज किया जाता है। जो एग्जैक्ट अगर आप इसको करेक्ट करना चाह रहे हैं, इसको ट्रीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जीन थेरेपी करेंगे, और जो जीन थेरेपी हम यहाँ पे करते हैं उसको हम कहते हैं इन विवो जीन थेरेपी, यानी ये आप बॉडी के अंदर ही परफॉर्म करते हैं, तो दैट्स वाई इसको आप कहते हैं जी इन विवो जीन थेरेपी। बेसिकली सिस्टिक फाइब्रोसिस की जीन थेरेपी के केस में हम इस्तेमाल करते हैं लिपोप्रोटीन्स। अच्छा स्टूडेंट, ये जो लिपोप्रोटीन होती हैं जब इनको किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें CFTR जीन्स मौजूद होते हैं, जब इन लिपोप्रोटीन को उस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये लिपोसोम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये जो लिपोसोम होते हैं उसमें उनके जो हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं वो एक्सपोज सरफेसेस की तरफ होंगे, और जो हाइड्रोफोबिक, ये जैसे अंदर वाली साइड पे हाइड्रोफोबिक एंड आपको नजर आ रहे हैं, और ये इनक्लोज कर लेते हैं उस डीएनए को, यानी जो CFTR जीन जिसके अंदर जो है ना वो मौजूद है। तो यहां पे हम जो स्टूडेंट डीएनए इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली cDNA होता है जो हम mRNA से प्रिपेयर करते हैं। और ये जो लिपोसोम होते हैं, क्योंकि इसमें लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, तो जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर इन लिपिड्स के बीच में मौजूद होते हैं ये बेसिकली टारगेट तक पहुंचने में हेल्प कर रहे होते हैं, यानी ये रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। अब लिपोसोम में हम कभी एंटीबॉडीज वगैरह भी इसके साथ हम लगा सकते हैं। एंटीबॉडीज हम उस केस में लगाते हैं जब हमने इसको अटैच करना होता है किसी एंटीजन के साथ, और इसी तरह से हम कभी इसमें इस किस्म के जो है वो प्रोटीन्स यूज कर लेते हैं जो स्पेसिफिकली जाके टारगेट करती हैं, जैसे लिगेंड्स वगैरह। और वो लिगेंड्स होती हैं वो असल में
अगर सेल के अंदर जाके कहीं पे इन लिपोसोम ने अटैक करना है तो हम लिगेंड्स वगैरह का यूज भी कर सकते हैं। तो बार जो प्रोटीन्स होती हैं उनका मकसद ये होता है कि ये उसको टारगेट प्लेस पे पहुंचा देती हैं। जैसे कि अगर हम इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो प्रोटीन जो है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के जो सेल है उनके रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगी, तो इस तरह ये उस मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ये वहां पे पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है जी, जैसे ये वहां पे पहुंचते हैं तो ये जो लिपोसोम है, ये लिपोसोम जो है उसकी मेम्ब्रेन जो है, जैसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन उसके साथ देखें ऐसे ये फ्यूज करेंगे, और जब ये वहां पे फ्यूजन इनकी हो जाती है तो जो डीएनए है वो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। तो अब जीन थेरेपी के लिए हमने क्या किया है जी, हमने ये जो लिपोसोम है जिनके अंदर प्रेजेंट है वो सीडीएनए यानी CFTR जीन्स, उनकी हमने बना ली है जी नेजल स्प्रे। और ये जो नेजल स्प्रे है इसको हम क्या करते हैं जी, यूज करते हैं जीन थेरेपी के लिए। तो स्टूडेंट आज हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जो इन विवो जीन थेरेपी होती है उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है जो मजीद डिजीजेज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर जीन थेरेपी को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है उनको डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।